तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अनदर सक्सेस स्टोरी सेशन। और आज हमारे साथ है मनोज जी, जो हमारे स्पेशल गेस्ट है आज के सेशन के। मनोज जी ने रिसेंटली जेआईबी का एग्ज़ाम कम्प्लीटली चारों पेपर्स जो हैं क्लियर किए हैं। ऑल्दो उन्होंने सक्सेसिवली कुछ पेपर्स पहले भी दिए थे। इस बार आई एंड आईएफएस का पेपर जो उनका रह रहा था, तो उन्होंने वो भी क्लियर कर लिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मनोज जी, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू। और प्लीज़ आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है ये पर्टिकुलर एग्जाम कंप्लीटली क्लियर अब हो गए चारों पेपर्स। हाउ आर यू फीलिंग? सर एग्जाम कंप्लीट करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आता है। और वो कॉन्फिडेंस इस बार आया कि किसी भी चीज़ को कठिन ना समझ के उसकी अगर अगर प्रॉपर तैयारी की जाए, लगातार उस पर अपनी कमियों को दूर किया जाए तो आसान से कोई भी पेपर क्लियर हो सकता है। राइट, एकदम सही बात है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि अब नहीं हुआ तो फिर छोड़ो इसको। कई लोगों ने ये मुझे मैसेज भी किया, बात भी किया, कई बैंकर्स ने, कि सर इस बार तो मैं छोड़ रहा हूँ। बट आपने कंसिस्टेंटली, आप कह रहे हो कि 8th अटेम्प्ट, ये तो बहुत ही लंबी जर्नी हो गई। तो दैट इज़ रियली ग्रेट, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको पूछना चाहूँगा आपके बैंकिंग बैकग्राउंड के बारे में। तो आप कब आपने बैंक ज्वाइन किया था, एंड इतना जो है टाइम आपने लगाया जेआईबी इसमें, तो कब कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर अभी पोस्टेड है आप? मेरी मेरी ज्वाइनिंग है सर जनवरी 2020 में। मेरी जो हम्म। पहली पोस्टिंग थी बड़ौदा यूपी बैंक, उस वक्त अभी तो नाम उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो चुका है। तो बड़ौदा यूपी बैंक में सुल्तानपुर क्षेत्र में मेरी पोस्टिंग हुई थी। और शुरुआत में लगता था कि जेआईबी, सभी लोग जेआईबी की तैयारी कर रहे थे, तो उस वक्त इतनी इसके बारे में क्रेज या नॉलेज नहीं थी कि हमें भी इसके बारे में तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जब जैसे ही इसके बारे में पता चला और हम तैयारी करना स्टार्ट किए, तो तैयारी करते करते इसमें सबसे पहली चीज़ ये कि एक प्रॉपर सिलेबस या एक कंटेंट नहीं मिल पाया। तो पहले अपने सेल्फ स्टडी के थ्रू हमने एग्जाम दिए और उसमें हम बार बार कोई पेपर निकले कोई ना निकले। उसके बाद एक प्रॉपर कंटेंट अगर हमें मिला, और कम से कम 3 या 4 साल बाद, 4 साल प्रॉपर अगर आप कोई एग्जाम देंगे तो एग्जाम देने से आपको एक्सपीरियंस ये होगा कि कभी कोई शिफ्ट हल्की या इजी आती है, कोई मॉडरेट आती है, आपको ये नहीं होगा, ये फील होगा कि हर बार एक ही तरह का पेपर नहीं आता है। आप सोचें अगर इस बार इजी IAFS इजी आया हुआ है, तो और कोई दूसरा पेपर हो सकता है वो मॉडरेट या टफ। डिफिकल्ट लेवल का हो। तो हम्म। इसलिए आपको धैर्य बना के ये रखना पड़ता है कि आप ये ना सोच के अपने दिमाग में ये ना सोच के बैठे कि यार ये पेपर तो बहुत टफ रहेगा, या AFM बहुत टफ होता है, या IAFS नहीं निकलता है। वो PPP और RBW हम तो थॉटिकल हैं, निकल जाते हैं पढ़ने के बाद। तो ये धारणा मन में बनाने की जरूरत नहीं है कि ये नहीं निकलेगा या वो नहीं निकलेगा। तो अगर आप एक प्रॉपर कंटेंट और स्टडी करेंगे तो कोई भी एग्जाम आसाम से क्लियर होगा। यस, तो कंसिस्टेंटली अगर आप प्रॉपरली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर स्टडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली काफ़ी डिफिकल्ट या फिर कैसे भी पेपर्स हो, वो क्लियर हो जाएंगे। तो इंसान ने तो पहाड़ भी तोड़ा है तो इस पेपर क्लियर करना तो काफ़ी छोटी सी बात है। तो थैंक यू सो मच, अपना बैंकिंग बैकग्राउंड आपने बताया। और एजुकेशनल बैकग्राउंड भी मैं पूछना चाहूँगा। कई लोग का ये रहता है कि ये तो कॉमर्स से होगा तभी, या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड है आपका या फिर नहीं, नहीं, बता मेरा सकते? जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैं MSc केमिस्ट्री हूँ। वंडरफुल। MSc केमिस्ट्री मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड है। और ओके। इसीलिए हमें पहले लगता था कि AFM पेपर हमारे लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि हम कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है। अधिकतर लोग हम्म। यही कहते थे कॉमर्स वालों के लिए बहुत इजी पेपर बन जाता है AFM। और तो ये सारी चीजें बाद में जब हमने पढ़ी, तब जाके पता चला कि ये कॉमर्स वालों का ही पेपर नहीं है, कोई भी इसको आराम से क्लियर कर सकता है। अगर स्टडी करे, प्रॉपर कंटेंट उसको मिले, तो वो आराम से उस पेपर को क्लियर कर सकता है। सही बात है। तो ऐसा हमें सोचना नहीं है कि कॉमर्स वाले ही क्लियर करेंगे। वी शुड हैव अ पॉजिटिव थॉट कि यस, कोई भी क्लियर कर सकता है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये मिथ ब्रेक करना कि लोग ये सोचते हैं कि बस उन्हीं का अच्छे से होगा। एएफएम तो मेरे से पढ़ा ही नहीं जाएगा, कभी पढ़ा ही नहीं है। कम टाइम में कैसे एएफएम कोई पढ़ सकता है, 6 महीने भी काफ़ी नहीं है, ये सारे जो क्वेरीज हमारे पास आते हैं। तो आई वुड से मनोज जी यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल है, अच्छे से उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू प्रिपेयर वेल, प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिल रही है,
तो आप डेफिनेटली ये क्लियर कर पाएंगे। तो कमिंग टू द प्रिपरेशन, तो आपने कहा कि काफ़ी पहले से आप दे रहे हैं, तो कब आपने प्रिपरेशन की इस एग्ज़ाम की, या फिर कब सबसे पहला अटेम्प्ट दिया? उस टाइम पे आपका क्या थॉट था? क्या पता था कि इतना जो है अटेम्प्ट देने पड़ेंगे, या फिर किस तरीके से आपने बीच में मतलब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपने कभी हार नहीं मानी, आप देते गए और आगे ये हुआ कि अब आज का दिन है, और पहले दिन जब शुरुआत की थी आपने सारे पेपर्स क्लियर कर लिए। तो कैसी है सर प्रिपरेशन की जर्नी रही है? CIB के उस वक्त 3 पेपर हुआ करते थे सब, तब से हमने इसकी, तो पहले में ये रहा कि चलो इस बार पहली बार में अगर नहीं भी निकलेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस हमें होगा कि कौन सा पेपर किस कैटेगरी में, क्या कितने लेवल डिफिकल्टी लेवल का वहाँ पर पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो अ, और हर बार मेरा रहा है सर कि PPB इजीली क्लियर हो जाता था, और अधिकतर लोगों का होता भी है कि PPB आसानी आसानी से लोग निकाल लेते हैं। और जो पेपर दो दो अदर पेपर था, AFM और RBWM, अभी तो IAFS अभी हाल में जब 4 पेपर हुए हैं तब जुड़ा है। तो RBWM भी इजीली आराम से थ्योरेटिकल लीगल पेपर है तो वो भी निकल रहा था, लेकिन AFM में लोग बार बार वहीं पे स्टक होते थे, हर जगह वहीं फंसते थे। तो हमारी भी वही स्थिति थी कि AFM पेपर नहीं क्लियर होता था, तो उससे कि इससे दिमाग में पहले क्या हुआ। LRAB पेपर भी था, वो आप कर लेते थे क्लियर? यस LRAB सर, जो था। LRAB भी, वो भी अगर पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला, दूसरे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में 4 अटेम्प्ट मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपका क्लियर हो जाएगा। हम्म। लेकिन AFM जो था पेपर, वो काफी समस्याएं पैदा कर रहा था। और उसके बाद से तो फिर 4 पेपर जब से हुए, 4 पेपर होने के बाद भी स्थिति वही रही कि PPP आराम से पहली बार पहले अटेम्प्ट में PPP क्लियर हो जाता था, उसके बाद फिर और पेपर बचते थे। तो इस बार जो रहा मेरा पेपर PPP था, मई 2024 में क्लियर हो गया था। और उसके बाद AFM और RWM नवंबर 24 वाले अटेम्प्ट में क्लियर हुए, और मई 2025 में मेरा इस बार बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ 72 मार्क्स का IAFS क्लियर हुआ। वो भी आपकी आपकी क्लासेस के बदौलत सर, कि मैं आज से 50 के राउंड में पहुंच के काफी अपर लेवल के उसमें मार्क्स मुझे प्राप्त हुए IAFS। इसलिए हम आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार। थैंक यू सो मच। आपकी मेहनत है सारी, इतना ज़्यादा आपने पूरा एक्सपीरियंस गेन किया, एंड आपने कभी मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी को सीखना चाहिए लाइफ में कि हमें बढ़ते रहना है आगे, और आगे और क्या किया जा सकता है और कैसे बेटर हम इसके प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये सोचते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। तो आपने काफ़ी अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया है काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि मुझे अभी इस बार भी, क्योंकि पेपर IIFS के बजाय बाकी पेपर्स काफ़ी डिफिकल्ट, कई लोग के कॉल्स भी आए कि सर हम फिफ्थ अटेम्प्ट हो गया है, अब तो हम छोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। तो वो एटीट्यूड हम थोड़ा सा मतलब अवॉइड कर सकते हैं, एंड आगे फिर से ट्राई करना होगा। ऑफ कोर्स किसी का हो जाता है, नहीं होता है, बट वी हैव टू ट्राई। तो मनोज जी एकदम हमारे सामने बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है, आई वुड से, कि इतना अच्छे तरीके से ये सारे पेपर्स उन्होंने जो है क्लियर किए। एंड बहुत ही, अगर आप बताना चाहो IE एंड IFS के लिए, तो वंडरफुल 72 तो काफ़ी बहुत ही बढ़िया स्कोर है। बाकी पेपर्स के भी मार्क्स अगर आपको कुछ याद हो, इफ़ यू कैन, इफ यू वुड वांट टू शेयर, आप बता सकते हैं। एंड इनकी प्रिपरेशन अपने की कहाँ से थी, और क्या आप रेकमेंड करेंगे? IAFS भी आपने पहले दिया था, और उस टाइम आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, और क्या चेंजेस किया आपने कि आपका इस बार IE एंड IFS एंड बाकी पेपर्स जो है निकल गए? AFM भी बता सकते हैं आप, क्योंकि काफ़ी लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड डरते हैं कि क्या है हमारा, AFM कैसे करें? इससे पहले सर IAFS की जो तैयारी में कर रहा था कि IAFS में मैं पहले नोट्स बनाने पे ज्यादा ध्यान दे रहा था कि अ, एक कॉपी में उस कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई ऐसी चीज जो पहले ना पढ़ी हो, तो उसको मैं राइट डाउन कर रहा था। तो उससे क्या हो रहा था, काफी कम चीजें मैं एग्जाम के दौरान पे पढ़ पा रहा था। तो मुझे लगा कि मैं काफी चीजें छोड़, इसके चक्कर में, लिखने के चक्कर में या नोट्स के चक्कर में काफी चीजें मैं छोड़ रहा हूँ या छूट रही है मुझसे। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि जितनी भी चीजें हैं, वीडियो वीडियो के थ्रू अगर उसको पढ़ा जाए और नोट डाउन न करके, कहीं ना कहीं वो वही चीजें कंटेंट लिखी जाएं जो मैंने पहले ना पढ़ी हो या ना देखी। तो वही सलेक्टिव चीजें मैं लिखते चला गया, और तो पहले से मैं पूरा
राइट डाउन पूरा सारा क्वेश्चंस और उनके ऑप्शन आंसर राइट डाउन करा था, तो वो जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो थोड़ी खराब थी। तो उसको मैंने चेंज किया, और वीडियो के थ्रू अगर आप ये सोचिए कि अगर आप एक वीडियो देखें पहले और उसको दोबारा देख रहे हैं, तो उसमें आपका कोई लॉस नहीं होगा। उससे आपका जो आप ये सोच रहे हैं कि मैंने ये वीडियो या 50 क्वेश्चन पहले रीड कर लिए, इनका दोबारा वीडियो में फॉरवर्ड करके या जल्दी एक तेज उसमें देखूं, तो वही सबसे अच्छी स्थिति होगी कि आपका जो आंसर है या क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में छप जाएगा। यही चीजें मेरे साथ आईएएफएस में हुई थी कि आपके एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस थे वो जब वहां दिखे मुझे, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस मैं 4 बार पढ़ चुका हूँ, इसका ऑप्शन, मतलब कि वहां पे मैं ऑप्शन नहीं देख रहा था, मुझे पहले आंसर दिख जा रहा था, क्योंकि स्थिति ये थी कि मैं उसको 4 बार पढ़ा हुआ था। 4 बार मैंने वीडियो में उसको देखा था कि मैं ऑप्शन नहीं देख रहा था, मैं सोच रहा था, मैं सीधे उसमें ये देख रहा था कि ये वाला आंसर इसका ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन पढ़ने के पहले ही मुझे आंसर वहां पे दिख जा रहा था। तो ये चीजें तब होती हैं जब आप किसी चीज को बार बार देखे हैं, एक बार नहीं देखे उसको, 2 बार 3 बार देखे हैं, रिपीटेड मैं उसको रिपीट मोड में उसको देखे हैं, तो इससे बहुत आसानी वहां पे होती है। दूसरी चीज लैंग्वेज, जो आई एफ एस या आई बी एस की लैंग्वेज रहती है वो कभी हार्ड की रहती है, लेकिन इस बार जो पेपर आई एफ एस का था वो एकदम इजी लैंग्वेज में दिया गया था, और होता भी है हर बार में। इस बार अगर आई एफ एस इजी था तो कई लोग को लगा कि इस बार आरबीडब्ल्यूएम का पेपर काफी टफ बना दिया गया, या पीपीबी टफ था, या एएफएम टफ था, तो होगा ही होगा, हर बार में कोई ना कोई एक पेपर की काफी टफ हम्म। रहेगा। और वो आपकी किस्मत, अगर आप लगातार तैयारी किया, लगातार पेपर देते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं बार आपकी झोली में भी एक इजी पेपर आएगा, जो इस बार आई एफ एस वालों को मिला। ग्रेट ग्रेट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही बढ़िया आपने बताया कि इजी पेपर्स भी होते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सारे का बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन करके जाओ कि टफ पेपर भी हम फेस कर पाए, या तो ये वो तो हमें करना ही है कि टफ पेपर भी फेस कर पाए, पहले से थोड़ा प्रिपेयर कर ले, बट फिर भी कई बार होता है कि नहीं निकलता है, तो इजी पेपर भी आएगा, तो डोंट लूज होप एंड आप प्रिपरेशन करते रहिए। तो काफ़ी अच्छे से बताया मनोज जी ने कि कैसे उन्होंने पहले प्रिपरेशन करी एंड क्या जो है एस्पेक्ट है। तो एक चीज मैंने नोटिस की कि आप बिल्कुल हार नहीं माने कभी भी। तो इसका कुछ स्पेशल रीजन है या फिर कोई ऐसा स्पेसिफिक मोटिवेशन है? क्योंकि आपके प्रिपरेशन में चैलेंजेस तो काफी आए होंगे, बट फिर भी कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड कैसे कोई डेवलप कर सकता है एक जॉब एस्पिरेंट? तो सबसे बड़ी चीज है सर, जब हम किसी वर्क प्लेस में काम करते हैं, तो कोई भी सीनियर या कोई भी स्टाफ या कोई भी कलीग्स हमसे मिलता है, तो सबसे पहले वो यही चीज पूछता है कि क्या आपका जेआईबी क्लियर हो गया। तो बहुत सारे लोगों के बीच में जब कोई पूछता है आपसे, और लोगों का क्लियर हुआ हो, और आपको कहना पड़ता हो कि नहीं अभी और बचा है, एक पेपर है, 2 है, 3 है, यानी पीयर प्रेशर तो है इस ऐसा चीज जो का। रहता है कि यार ये कम से कम किसी को बताने लायक तो रहें कि हमारा जेआईबी क्लियर है। तो उसी में मोटिवेट होते रहा कि हाँ, कि अगर अगली बार अगर कोई पूछेगा तो उनसे ना नहीं कहना है, उनसे ये कहना कि हाँ मेरा जेआईबी हो क्लियर गया अब। चलिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि इस बार मनोज जी अब हाँ कहेंगे सबको कि तब तो हो गया है। वेरी गुड। अब सीआईबी भी नेक्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली क्लियर करके फिर उसके लिए भी सबको हाँ कहिएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो ये काफी बढ़िया मोटिवेशन बताया आपने। पीयर प्रेशर एक हमेशा हम उसे नेगेटिवली लेते हैं कि यार कोई कुछ कह रहा है और हम जो है लेट डाउन हो जाते हैं, बट आपने उसे पॉजिटिवली लिया और कहा कि नहीं मुझे करना है एंड नेक्स्ट टाइम मुझे हाँ बोलनी। तो ये भी हम सीख सकते हैं आपसे। और अगर इतने साल से जो है आई मीन इतने बार आपने दिया, तो फिर जब सिलेबस चेंज हुआ और ये सारी चीज़ें हुई, तो आपको क्या इस पूरे जर्नी में मेजर चैलेंजेस क्या लगे? कि प्रिपरेशन क्या है, क्या मतलब कुछ मिस्टेक्स किए आपने, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आपसे छूट रही थी जो आपने इस बार उस चीज़ को ओवरकम किया? पिछले और इस साल में क्या चीज ऐसी वर्क कर गई कि अच्छे से आपने क्लियर किया, या फिर ये पूरा एक्सपीरियंस आपने गेन किया और उसके बाद ये क्लियर हो रहा है? क्या आप कहना चाहोगे इससे रिलेटेड? है। पिछली बार और इस बार में सर कि पहले तो मैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनसे वो सोचते हैं कि मतलब हमारे चारों क्वेश्चन, चारों अटेम्प्ट या चारों पेपर एक ही बार में निकल जाए। तो बहुत रेयर चांसेस हैं, बहुत ही, मैं अपने साथ वालों को भी देखता हूँ, बहुत रेयर चांसेस हैं कि चारों वो एक ही अटेम्प्ट में चारों
पेपर क्लियर कर लें। तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि आप ये टारगेट सेट करके रखिए कि आपको एक बार में दो पेपर या दो पेपर, आप अगर चारों को पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका ना एक एक भी पेपर क्लियर नहीं होगा। तो आप ऐसा बना के चलिए कि दो पेपर आपको टारगेट करिए कि इन पेपर को मैंने इस बार में क्लियर कर लेना है, और अगली बार फिर अदर दो पेपर की आप तैयारी करेंगे तो इससे आपको इजी पेपर पढ़ने में भी आसानी होगी। और तो सर उससे ये होगा कि आपको पढ़ना कम पड़ेगा और आसानी से आप। तो दूसरी चीज आपने पूछा मुझसे कि आप पिछली बार में और इस बार में क्या आपको चैलेंजेस या आप ये रहे, तो सिलेबस बदलने से वैसे जीआईबी में कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजी जो है पुरानी, अगर आप पुरानी पे चलते रहेंगे कि हमें उसी तरीके से नोट्स बनाने, उसी तरीके से पढ़ना है, तो वो चीजें आप काफी इग्नोर करने वाली हैं, क्योंकि आप जो नई प्रिपरेशन जो चल रही है, आपको बहुत सारी मॉक टेस्ट या बहुत सारी वीडियोस आपके पास अवेलेबल रहते हैं, तो उसको देख के भी आप आसानी से, चाहे वो ऑफिस आवर पे हो या आप जिस टाइम पे घर पे हो, तो तब आसानी से उसको कर सकते राइट, तो हमें अपना स्ट्रैटेजी अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो थोड़ा चेंजेस लाने चाहिए हैं। डेफिनेटली। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि अगर आप कहना चाहो किसी कोई ऐसा पर्सन या फिर आपके कोलीग है, फ्रेंड है, जिन्होंने आपकी काफ़ी हेल्प की, या फिर कोई मेंटोर है जिनसे आप काफ़ी इंस्पायर हुए एंड काफ़ी अच्छा लगा आपको, आपके प्रिपरेशन में हेल्प हुई, तो किसी का अगर आप नाम लेना चाहोगे या फिर किसी से मतलब आपको मोटिवेशन मिला, तो कोई ऐसा है जिसका आप नाम लेना चाहो? मोटिवेशन में सर एक तो आप ही हैं मेरे लिए इस बार मोटिवेट की। और दूसरी चीज, जेआईबी में एक मेरे मित्र थे, हिमांशु पाल, ओके। और उनके साथ हमने इसकी अभी वो सीआईबी क्लियर हो चुके हैं, तो उन्हीं के हम्म। साथ सीआईबी की अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो वो काफी हमें मोटिवेट करते थे, क्योंकि उनका एग्जाम निकला हुआ भी था। तो वो हमें स्ट्रेटजी बताते थे कि आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपका भी आसानी से क्लियर होगा, जीआईबी इतना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके उन्हें जीआईबी और सीआईबी अब दोनों अभी क्लियर हो चुके हैं, और अभी इसी साल उनका ऑफिसर में भी प्रमोशन हो चुका है। वंडरफुल, अमेजिंग। आई होप आप भी डेफिनेटली उस लेवल को रीच कर जाएंगे क्विकली। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मनोज जी को हेल्प करने के लिए। एंड या इट इज़ रियली ग्रेट कि हम भी आपके जर्नी का पार्ट बन पाए एडू टैप पे भी। वी हैव बीन एबल टू हेल्प यू। और अगर आप कोई एस्पिरेंट्स को बताना चाहो कि कई एस्पिरेंट्स बहुत मल्टीपल सोर्सेज से प्रिपरेशन करते हैं, यहाँ से भी पढ़ लिया, यहाँ से भी पढ़ लिया, यहाँ से भी एक पॉइंट लिख लिया, तो ऐसे ये स्ट्रैटेजी सही है या फिर इसे कैसे हमें मैनेज करना चाहिए? और अगर आप सजेस्ट करना चाहो कि कहाँ से उन्हें प्रिपरेशन करना चाहिए, तो वो क्या रहेगा? कई लोगों का रहता है कि मल्टीपल चीजें हैं, तो मल्टीपल तो आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन उसमें जो आपका टाइम जो होगा वो कम टाइम पीरियड पर आप ज्यादा चीजें नहीं कवर कर पाएंगे। तो मैं जो मल्टीपल पे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप अगर किसी एक सिंगल कंटेंट या किसी एडुटैप ही ले लें, या जो आप जो भी आपको अच्छा लगता हो, तो उसकी क्लासेस को अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं तो उसी की क्लासेस को आप देखा करिए। उसकी लैंग्वेज और उसकी जो पढ़ाने का जो तरीका है, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। आप मल्टीपल पे दौड़ेंगे तो कहीं कंटेंट कोई विस्तार पूर्वक पढ़ाता है, कोई टू द पॉइंट कोई पढ़ाता है, तो उससे आपका टाइम के साथ आप कम टाइम में ज्यादा सिलेबस आप कवर कर पाएंगे। और वही चीज वहां पे होती है, अगर आप ज्यादा सिलेबस कवर करके जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस भी आपके अकॉर्डिंग दिखाई देंगे। यस, वंडरफुल। तो काफ़ी अच्छा लगा मनोज जी आपसे बात करके। एंड आई होप सारे एस्पिरेंट्स एंड बैंकर्स जो ये सेशन देखेंगे उन्हें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी कि हमें एक चीज़ तो पक्का है कि हार बिल्कुल नहीं माननी है। एंड एक पर्टिकुलर प्रॉपर स्ट्रैटेजी, सिंगल सोर्स एंड प्रॉपरली आप जो है एक स्ट्रैटेजी लेकर चलेंगे और गाइडेंस में, तो आप डेफिनेटली क्लियर करेंगे। तो फाइनली आप कुछ कहना चाहोगे टू ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, बैंकर्स? फाइनल आप कुछ सजेशंस देना चाहोगे तो वो क्या रहेंगे? सजेशन सर मैं यही देना चाहूंगा कि कभी भी अपनी होप को लूज मत करिए कि हम ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे या हमसे ये पेपर क्लियर नहीं होगा। हमेशा एक पॉजिटिव थॉट के साथ
तैयारी करिए और कभी ना कभी आपका पेपर जरूर क्लियर होगा, और आप एक अच्छे मार्क्स में या अच्छे नंबरों से एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो एडू टैब के आप वीडियोस देख सकते हैं, उनका कोर्सेज आप ले सकते हैं। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हेल्प मिलने के साथ ये होगा कि आपका मन भटकेगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती हैं, तो लगता है कि हाँ ये कंटेंट भी सही है, ये कंटेंट भी सही है, तो उसमें आदमी उलझ जाता है कि किसको पढ़ा जाए या किसकी वीडियोस को देखा जाए। तो एक प्रॉपर आप वीडियो कोर्स लेंगे या एक प्रॉपर चैनल को ही आप देखेंगे तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा होगा, तो डाइवर्ट होने से बचेगा, और आपका जो फोकस है वो सिलेबस या कंटेंट जो आपको मिल रहा है वो काफी अच्छा कंटेंट। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। मनोज जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय स्पेयर किया और हमारे साथ जो है डिस्कस करने आए कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही थी। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस ऑन क्लियरिंग जेआईबी एग्जाम एंड ऑल द बेस्ट सीएआईबी के लिए, एंड आगे भी आई होप आप बहुत ही अच्छा अपने करियर में ग्रो करें, एंड इस चीज़ के लिए एडुटैप की पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आई वुड जस्ट लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन, एंड थैंक थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट मनोज जी। यू।